ओमनिशिएंट रीडर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं टर्मिनेट डोका भी पाउल को कैद कर लिया गया था और वहां आए गए एग्जीक्यूटिव बता रहे थे कि पाउल ने सिनेरियो के साथ छेड़छाड़ की थी जिसके बदले में उसे ऐसी सजा मिल रही थी और इस चीज की वजह से पाउल के स्टेटस को अब टर्मिनेट डोका भी से लेसर डोका भी बना दिया जाएगा और डिमोशन के साथ साथ उसे सजा भी मिलेगी। पर पाउल चिल्लाता हुआ पूछने लगता है कि आखिर उसने तो यहाँ पर कुछ भी गलत तक भी नहीं किया था और उसने उसी सिनेरियो को चूज किया था जो करने के लिए कॉन्स्टलेशंस के सबसे ज्यादा वोट आ रहे थे और वो ने बता रहा था कि सभी कॉन्स्टलेशंस ने इस सिनेरियो को बहुत एंजॉय किया था और क्योंकि अगर हद से ज्यादा कॉन्स्टलेशंस उसके साथ थे इस सिनेरियो में बदलाव लाने के लिए, इसलिए उसने जो भी किया था सिर्फ कॉन्स्टलेशन को एंटरटेन करने के लिए। पर इस बात पर चिढ़ते हुए वो एग्जीक्यूटिव्स बार बार कॉन्स्टलेशन सुनकर चिढ़ गए थे क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव्स थे वो कॉन्स्टलेशंस की कोई इतनी इज्जत थोड़ी ना करते थे क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स एक टाइम पर कॉन्स्टलेशंस के दर्जे पर ही हुआ करते थे। पर कुछ खास चीजों की वजह से अपना स्टेटस छिन जाने पर उन्हें डोका भी इसके रैंक पर ही रहना पड़ता था और वही एग्जीक्यूटिव्स पॉल के सामने थे जो बात करते बता रहे थे कि पॉल ने सिनेरियो एनफोर्समेंट के एग्जीक्यूटिव राइट्स का इस्तेमाल किया था जिसका इस्तेमाल सिर्फ तब किया जा सकता था अगर सिर्फ ज्यादातर कॉन्स्टलेशंस उस बदलाव के साथ है। जिस बात पर पॉल बताता है कि बेशक तभी तो उसने ऐसा किया था, भले ही सिनेरियो को चेंज करने से कुछ मुश्किलें बढ़ सकती थी पर जब तक वो कॉन्स्टलेशंस को खुश कर पाए उसने इस डिसीजन को ही सही समझा। और एग्जीक्यूटिव्स पॉल को अपनी खुद की हालात को ध्यान से देखने को कहता है कि कैसे वो बेड़े में बंद रखा था जो कि अपने आप ही आती है जब तुम कोई गलत कदम उठाते हो। और एग्जीक्यूटिव्स उसे बताते हैं कि पॉल के पास मौका था इस सिनेरियो के बेस में ना कोई छेड़छाड़ कर इस कहानी को चलने देना और साथ ही उसने एक ऐसे सिनेरियो में छेड़ की थी, एक ऐसी कहानी में छेड़ की थी जिसके जैसी डेवलपमेंट आज तक कहीं देखी नहीं गई थी। और आखिर पॉल ने उसके बीच में कदम क्यों रखा और सिर्फ पॉल की गलती की वजह से डोका भी के बैरों में इमरजेंसी इशू छा गया था। पर पॉल उन्हें बताने लगता है कि उसने सिर्फ जो भी किया था वो कॉन्स्टलेशंस की विशेष के साथ किया था और वह सिस्टम जरिए कॉन्स्टलेशंस को बुलाने लगता है। पर सिस्टम जरिए लाइव चैट में वो देखता है कि कॉन्स्टलेशंस उसकी साइड भी नहीं थे, कुछ सब एक्टिंग कर रहे थे जैसे उन्हें ये इमोशनल चीजें देखकर एकदम रोना आ गया था और कुछ तो उसे पहले से ही बीच में छोड़कर चले गए थे। पर कोई भी कॉन्स्टलेशन पक्का उसकी साइड पर नहीं था जिस बात पर वो एग्जीक्यूटिव्स भी हंस रहे थे कि क्या पॉल इतना बेवकूफ था जिसे अपने मजे के दौरान ये चीज तक रियलाइज नहीं हुई। और बियंग भी उनकी बातों को सुनता सोच रहा था कि ज्यादातर कॉन्स्टलेशन जो पॉल के साइड हुए थे वो कॉन्स्टलेशन थे जो किम डोक्सा को मारना चाहते थे और उन्होंने अब पहले ही बियंग के चैनल को छोड़ दिया था। तो अब बियंग के चैनल पर सिर्फ वही कॉन्स्टलेशन बचे थे जो अपने दिल से किम डोक्सा को सपोर्ट करते थे, यानी अब बियंग के चैनल पर कोई भी हरामी कॉन्स्टलेशन नहीं था और डोक्सा को चाहने वाले सभी कॉन्स्टलेशन या तो पॉल पर गुस्सा थे या तो उसकी हालात पर हंस रहे थे क्योंकि उसके कर्म और बेवकूफ की यही सबसे बेहतर सजा थी। और अब गुस्से में पॉल भी चिल्लाने लगता है कि ये चीज बिल्कुल सही नहीं है और उसके साथ एक तरह का धोखा हुआ है। और तभी उसे याद आता है कि उसके साथ बियंग भी था जिसका किम डोक्सा के साथ कनेक्शन था और वह एग्जीक्यूटिव्स का ध्यान बियंग की तरफ करता उन्हें बताता है कि उन्हें बियंग को भी अरेस्ट करना होगा क्योंकि उसके पास इस बात के सबूत थे कि बियंग का चैनल स्टार्स टीम के रूल्स को तोड़ता था। और एग्जीक्यूटिव्स बताते हैं कि बेशक ही बियंग उनके साथ आने वाला था क्योंकि आखिर बियंग ने ही उन्हें कॉल कर यहाँ पर बुलाया था। ये बियंग काफी चालाक हो गया पहले से और अब एकदम पॉल गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है कि अगर वो उसके साथ ऐसा करेंगे तो उसका बॉस भी इस मैटर को नहीं छोड़ेगा। पर तभी हवा में बहस रहे इन सभी लोगों को एक वहीं पर रुकने की आवाज सुनाई दे रही है जो आवाज किम डोक्सा की थी और वहां मौजूद किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर अब डोक्सा का क्या प्लान था। वो कभी डोका भी इसके बीच में बोलता था कभी किसी के बीच में और अब या फिर वो इन एग्जीक्यूटिव्स तक को भी कुछ कहना चाहता था। और एग्जीक्यूटिव्स भी डोक्सा से पूछते हैं कि आखिर इनकार्नेशन किम डोक्सा ने उन्हें किस बात के लिए आवाज लगाई थी। यहाँ पर डोक्सा बियंग को कहता है कि वो उसे अभी अभी 1 लाख कॉइंस देता है। तो बियंग को फटाफट उसे डोका भी बैग से प्लैटिनम मेंबर स्टेटस पर करना था और उसके प्लान को बिल्कुल ना जानता हुआ बियंग भी फटाफट बिल्कुल यही करता है। और यहाँ पर वो एग्जीक्यूटिव्स पूछ रहे थे कि आखिर इनकार्नेशन किम डोक्सा को उनसे क्या बात करनी थी, जिस बात पर डोक्सा बताता है कि वो एक डोकाबी के साथ 1-on-1 अपॉइंटमेंट रखना चाहता है। पर एग्जीक्यूटिव्स उसे बताते हैं कि इस 1-on-1 अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट सिर्फ प्लैटिनम लेवल के ऊपर वाले शॉप मेंबर्स ही रख सकते हैं। पर डोक्सा जब उनके सामने डोकाबी बैग खोलता है वो देख पाते हैं कि डोक्सा जैसा इनकार्नेशन एक प्लैटिनम मेंबर था। और अब आगे वो पूछते हैं कि आखिर किम डोक्सा किस डोकाबी से मिलना चाहेगा और प्लैटिनम लेवल के स्टेटस है वो एक ज्यादा सीनियर डोकाबी से भी मिल सकता है पर उसके लिए उसे थोड़ी टाइम तक वेट करना पड़ेगा। पर डोक्सा उन्हें बताता है कि यहाँ पर किसी का भी वेट करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी स्पेशल को अपना टाइम खाली करने की जरूरत है क्योंकि इस वक्त जिससे वो मिलना चाहता था वो एग्जीक्यूटिव्स के साथ था। एग्जीक्यूटिव्स मैं चाहूंगा एक 1-on-1 का टाइम उसने कम में डोकाबे पॉल के साथ। पर पॉल भले ही इस बात से इरिटेटेड था कि एक नॉर्मल से इंसान की हिम्मत हुई थी उसे लटकारने की, पर यहाँ पर वो एग्जीक्यूटिव्स बिल्कुल समझ गए थे कि अगर किम डोक्सा जैसा होशियार इनकार्नेशन पॉल के साथ अकेले में टाइम बिताना चाहता है तो आखिर वो पॉल के साथ क्या करेगा। और इसलिए वो 1-on-1 की परमिशन डोक्सा को दे देते हैं और उन दोनों को ही वहां से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है एक कन्फाइनमेंट टाइप के रूप में। और वो एक ऐसी स्पेस पे पहुंच गए थे जहाँ पर जो भी होगा दुनिया को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और डोक्सा को पॉल के साथ समय बिताने के लिए 20 मिनट का वक्त मिला था और बाहर की पूरी दुनिया ही इस नजारे को देख पा रही थी। और पॉल डोक्सा को बताता है कि आखिर वो उससे अकेले में क्या बात करना चाहता है क्योंकि चाहे डोक्सा जितना भी अपने आप को ऊंचा समझ ले वो अभी भी एक इंटरमीडिएट डोकाबी के सामने कुछ नहीं है। पर डोक्सा से साफ बताता है ज्यादा हवा में ना उड़ने को क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त पॉल की हालात कैसे थी। और पॉल उसे ताना मारता बताता है कि अगर वो उस डिजास्टर का बदला लेना चाहता है तो वो उस चीज की कोशिश भी कर सकता है क्योंकि ये जगह एक ऐसी जगह थी जहाँ पर
दोनों में से कोई भी तरफ के लोग किसी को मार नहीं सकते थे। तो यहाँ पर वो जितना मर्जी उसे मारने की कोशिश कर ले उसका कोई भी फायदा कि उससे पहले वो आगे का शब्द बोलता डोगजा का एक इतना जोर का मुक्का आकर उसके मुंह पर बजता है कि पॉल न जाने कितनी दूर जाकर पड़ता है। और बाहर से सभी देख रहे थे कि डोगजा के उस मुक्के से वो अजीब सा प्रिजन रूम तक भी काम किया था। और पॉल जिसके दांत टूट गए थे और नाक से खून बह रहा था उठता हुआ डोगजा पर चिल्लाता है कि डोगजा उसे बताता है मैं इस जगह पर तुम्हें मार नहीं सकता पर मैं जितनी चाहे उतनी चोट तुम्हें पहुंचा सकता हूँ। लगता है कि एक डोका भी होने का नाता है तुम्हारी जिंदगी में कभी भी पिटाई नहीं हुई जिसके चलते तुम्हें दर्द का एहसास नहीं पता। पर पॉल अभी भी अपने उसी एटीट्यूड में बताता है कि भले ही हाथ उठाया जा सकता है पर इस जगह पर हाथ उठाने की पेनल्टी लगती थी। और वैसे ही पेनल्टी के तौर पर डोगजा की इन्वेंट्री से 500 कॉइंस काटे जाते हैं। जो बात से खुश होता पॉल बता रहा था कि डोगजा जैसे निकम्मे इनकार्नेशंस को इतने कॉइंस कमाकर जीवित रहने में भी मुश्किल होती है। पर एक बार हाथ उठाने के ही उसके इतने कॉइंस कट गए थे। पर डोगजा से पूछता है मुझे बाकियों का तो नहीं पता पर आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कितने कॉइंस बचा रखे। आखिर तुम्हें क्यों लगता है मेरे जैसे इनकार्नेशन के पास प्लैटिनम मेंबर बनने का पैसा कहाँ से आया। मेरे पास बहुत ज्यादा कॉइंस है वो भी तुम्हारे जैसे निकम्मे की वजह से मेरे पास बहुत से कॉइंस का ढेर है। और हम देख पाते हैं कि डोगजा के पास इस वक्त 2,05,000 से भी ज्यादा कॉइंस थे। और डोगजा का ये पहला वादा था जो उसने यूसिंग से किया था। उसने यूसिंग को पहले बताया था कि वो उस हरामजादे धोखाबी को उसकी जिंदगी के अंत तक पीटता जाएगा। और फिर अगली एक और लात घुमाकर वो पॉल को फिर से पीट कर दूर फेंकता है। और बाहर की दुनिया बस इस चीज का नजारा देख रही थी। वो पॉल की चीखें सुन रही थी जो डोगजा को रुकने को कह रहा था। और पॉल अब भीख मांगता बता रहा था कि आखिर डोगजा ये चीजें क्यों कर रहा था जब उससे उसका सिर्फ घाटा हो रहा था और उसके कॉइंस भी बस बेच जा रहे थे। जिस बात पर डोगजा बताता है तुम सभी डोगा बस अंत तक सिर्फ फायदे का सोचते होगे और इस चीज से मेरे कॉइंस का घाटा हो रहा है। तभी तो मैं इस चीज को कर रहा हूँ क्योंकि इंसान एक ऐसे जीवों की तरह जब अहम वक्त आने पर वो अपने फायदे को नहीं देखते और उन्हें ऐसी चीजों में ही अपने मतलब देखते हैं। जिस बात से इंप्रेस होकर मंकी किंग उसे 500 कॉइंस स्पॉन्सर करता है। पर डोगजा मुड़कर उसे साफ बताता है कि इस बार वो कोई एक्टिंग नहीं कर रहा था और ना ही वो ये सब कुछ कॉइंस के लिए कर रहा था। इसीलिए वो मंकी किंग के स्पॉन्सर किए 500 कॉइंस को रिटर्न करता है जिससे मंकी किंग को थोड़ी अपने आप पे शर्म आने लगती है। और सीक्रेटली प्लॉटर भी देखना चाहता था कि आखिर डोगजा के पॉल के साथ क्या करना चाहेगा। और पॉल बस भीख मांग रहा था डोगजा से उसे बख्शने की। पर यूरियन नहीं चाहती थी कि डोगजा ऐसा करे। और डोगजा पॉल से पूछता है अगर तुम सही सलामत इस जगह से बाहर जाना चाहते हो तो बिना होशियारी दिखाए मेरी बातों का जवाब दो और साफ साफ मुझे बता कि इस वक्त शिन यूसिंग की आत्मा कहाँ पर होगी। और यहाँ पर कुछ समय डोगजा से ये बात करता है और फिर 20 मिनट के पूरे होने के बाद पॉल वापस बना हुआ बाहर आ जाता है और एग्जीक्यूटिव्स उसे पकड़े हुए पॉल के इस बुरी हालत पर हंस रहे थे। और यहाँ एक तरफ डोगजा भी इस जगह से बाहर निकल आता है। और फिर वहाँ से वापस आने के बाद डोगजा बियांग को बताता है कि पॉल को पीटते वक्त उसे जितनी भी डोनेशंस मिले थे बियांग को उसे वापस करना है क्योंकि ये काम करने के लिए उसे किसी का भी सहारा नहीं चाहिए था। और डोगजा जब उसके साथ अंदर बात कर रहा था उसे पॉल से एक बात तो कंफर्म हुई थी कि गॉब्लिन्स को शिन यूसिंग की आत्मा पक्का उससे डीमन से मिली थी। और उसने डोगजा को कुछ ऐसा बताया था कि क्योंकि उसने आर्च एंजल की ताकत को बोलो किया था उनका आपसी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। इसीलिए डोगजा शिन यूसिंग की आत्मा को कभी भी वापस नहीं पा पाएगा और उसकी आत्मा फिर से लेवरनेट में भटकती रहेगी। और यही उसके पॉल के साथ बातचीत रही थी। और बियांग पोर्टल से वापस जाने से पहले बताता है कि जब वो बेरू के अंदर पहुंच जाएगा वो डोगजा के साथ कुछ समय तक कांटेक्ट नहीं रख पाएगा पर वो डोगजा के लिए चैनल को खुला ही छोड़कर जाएगा तो वो उस पर जो चाहे कर सकता है सिवाय उल्टी फुल्टी हरकतों के। वेल जो बात सही थी क्योंकि किसे पता डोगजा कब क्या सोच रहा है। और अब वेल फिलहाल के वक्त ये सारी मुश्किलें तो रास्ते से चली गई थी। और डोगजा यूसांगा की तरफ देखता है उसे बताता है कि क्या वो यहाँ पर लेवरनेट के अबैंडन लवर को बुला सकती है यानी ओलंपस की वही कॉन्स्टलेशन जिससे पहले डोगजा की यूसांगा की बॉडी में बात हुई थी। क्योंकि एक्चुअली में डोगजा ने यूसिंग की मौत से पहले ही अपनी 20 नोट सेंसिटिविटी स्किल का इस्तेमाल कर उससे एक पक्का वादा किया था कि यूसिंग को किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसे मरने नहीं देगा। मैं तुम्हारी वापस जिंदा होने में मदद करूंगा। खैर मैं खुद 2 बार मरकर जिंदा हूँ तो ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है और मैं इतना तो नहीं जानता कि मुझे कितना समय ये करने के लिए लगने वाला है। पर अगर तुम मेरा इंतजार करोगे और अपनी उम्मीद को ना हारोगे मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे रास्ते में कुछ भी आ जाए मैं तुम्हें वापस जिंदा कर रहूंगा। और इसी उम्मीद का सहारा देकर उसने बड़ी शिन यूसिंग को मिटने दिया था। पर अंदर से डोगजा जानता था कि अगर यूसिंग की आत्मा को पहले से ही वर्ल्डलाइंस की लेवरनेट में फैल दिया होगा तो उसे वापस पाना नामुमकिन ही हो जाएगा। पर अभी तक उसकी आत्मा लेवरनेट में नहीं पहुंची थी तो इसलिए उसे कुछ भी कर उसकी आत्मा को उससे पहले पाना होगा। क्योंकि डोगजा जानता था कि इस दुनिया को छोड़ने से पहले हर एक आत्मा को अंडरवर्ल्ड का चक्कर काटना पड़ता है और अगर वो उन कॉन्स्टलेशन से कुछ बातें वगैरह कर पाए जिनका अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है तो फिर वो कुछ कर उसकी आत्मा को वापस पा सकता है। और यहाँ पर यूसांगा डोगजा के कहने पर ओलंपस की कॉन्स्टलेशन से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और डोगजा उसे ऐसी स्टेट में खड़ा दे उसकी बॉडी को अपनी जुबानी बता देता है कि वो अंडरवर्ल्ड किंग से मिलना चाहता है। और फिर टाइम बाद जब यूसांगा वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आती है डोगजा से पूछता है कि आखिर उसके स्पॉन्सर ने उससे क्या कहा था। पर उसका उदास चेहरा देखकर बात कुछ अच्छी तो नहीं लग रही थी और यूसांगा उसे बता रही है कि उसके स्पॉन्सर ने बताया था कि फादर ऑफ रिच नाइट से कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा इतनी आसान तरीके से बात नहीं कर सकता था। और ये फादर ऑफ रिच नाइट था अंडरवर्ल्ड का राजा हेडियस ओलंपियन के 3 मेन गॉड्स के बीच में से था। जिस पे डोगजा भी सोचता है कि आखिर वैसे सच में एरियाडेन जैसी हिस्टोरिकल ग्रिड की कॉन्स्टलेशन इतने तगड़े गॉड के साथ बात कैसे ही कर पाएगी। और
यो सांगा भी थोड़ी निराशा ही पूछती है कि क्या उनके पास शिन यूजियांग को वापस लाने का चांस बचा था, क्योंकि नेचर वाला देखा जाए तो मरे गए को वापस लाना हमेशा सिर्फ नामुमकिन ही समझा जाएगा, क्योंकि अगर हर बार मरे गए को वापस लाना पॉसिबल हो गया तो जिंदगी का मतलब खत्म हो जाएगा। और यो जंगुक का स्टिग्मा कभी भी फायदे का लगता ही नहीं, और उसकी किंग ऑफ नो किलिंग की चीज भी सिर्फ लगी की शर्तों के साथ मिलती थी, और आखिर सिर्फ किसी तरह वो यूजियांग की आत्मा को ढूंढ पाए वो इस काम को पूरी तरह से निपटा पाएगा। इसलिए डोग्जा यो सांगा को बताता है कि वो फिलहाल के वक्त उसे कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि ढेरों कॉन्स्टलेशन उनकी बातों को सुन रहे होंगे। और अब थोड़े टाइम बाद उनके रिवॉर्ड्स भी आ गए थे, और बॉस को मारने के मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं किम डोग्जा, जंग हेवन और यो जंगुक, और वो कोई भी ग्रेड बी की स्किल को रिवॉर्ड के तौर पर चूज कर सकते थे। और डोग्जा में से चूज करता है लाइन डिटेक्शन को, जो कि काफी लोगों को पहले से मिल गई थी सिवाय उसके। और पीछे मुड़ वो देखता है कि जंग हेवन भी कंफ्यूज ही सोच रही थी कि आखिर उसे कौन सी स्किल को चूज करना चाहिए। और एक तरफ यो सांगा बाकी बच्चों का ध्यान रख रही थी, पर वहाँ से कहीं भी यो जंगुक नहीं दिखता। और जीए से पूछने पर उसे पता चलता है कि यो जंगुक ली सियोल्बा के साथ कहीं गया था, जिससे डोग्जा के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, पिछली जिंदगी के लवर्स अकेले में कहीं गए हैं, तो आखिर उसकी वजह क्या ही हो सकती है। तो इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज था कि क्या इस रिग्रेशन तक ली सियोल्बा और यो जंगुक लवर्स बन गए होंगे। और सभी को नोटिफिकेशन आता है कि 6वां सिनेरियो 3 दिनों में शुरू हो जाएगा। कि तभी ली जीए डोग्जा को बताती है कि उसका मास्टर डोग्जा के लिए एक मैसेज शूट कर गया था, जो मैसेज कुछ ऐसा था कि डोग्जा कसम का टाइम खत्म हो गया है, तुम्हारी खाई गई कसम के साथ किया गया वादा यहीं पर खत्म होता है। और ली जीए की जुबान से ये बातें सुनकर डोग्जा को याद आता है कि यो जंगुक ने डोग्जा से वादा किया था कि 5वां सिनेरियो खत्म होने के बाद वो डोग्जा की जान तो नहीं लेगा, पर उसे वो मुक्का वापस करेगा जो डोग्जा ने उसे मारा था। और अब डोग्जा एकदम घबरा रहा था कि क्या पहले उस हरामजादे ने उसके लिए इतनी इमोशनल होकर लड़ाई की थी वो सब बस एक बहाना था, और क्या असल में वो उसे खुद से तड़पाना चाहता था। कि तभी डोग्जा के बाकी साथी उसे वहाँ बुलाते हैं, और जंग हेवन उन्हें दिखाती है वही पास ही पड़ा हुआ खजाना, जो कि उसे इधर उधर कहीं ढूंढने से मिला था। और एक पैक की बोतल चढ़ाती हुई जंग हेवन बताती है कि इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद उनका भी तो हक बनता था थोड़े मजे लेने का। और फिर वहीं पर सभी एक कैंप फायर टाइप का बनाकर आपस में बातें करते बैठ जाते हैं। और डोग्जा उन सभी को ये बताता है कि सच में यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, सभी ने ही बहुत ही मुश्किलों का सामना किया था, सभी ने ही काफी करीबों चीजों को खोया था, पर फिर भी किसी ने हार न मानकर एक दूसरे की मदद की और आगे बढ़े। और लीजिए जिसे थोड़ी थोड़ी चिढ़ना शुरू भी हो गई थी, कबूल करती डोग्जा को बताती है कि जब डोग्जा उस कमीने डोकाबी को पीट रहा था वो कुछ पलों के लिए उसके मास्टर से भी ज्यादा बैडस लग रहा था, जिस बात पर बाकी भी एग्री करते बताते हैं कि सच में डोग्जा ने काफी कमाल की चीज की और उस डोकाबी को सबक सिखाया। और यो सांगा भी उसे बताती है कि सच में डोग्जा ने भी सबसे ज्यादा मेहनत की थी, जिसकी वजह से अभी तक वो सभी इन सिनेरियोस में टिक पाए थे। और डोग्जा भी जानता था कि चाहे भले ही सब कुछ उसके प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं चला था, पर फिलहाल के वक्त अगले कुछ सिनेरियोस में जरूर बर्बाद नहीं होगा। और वैसे ही कैंपर के सामने वो कुछ शांति के पलों को एंजॉय कर आपसी बातें जारी रखते हैं, क्योंकि क्या पता आगे उन्हें ये मौका कब भी मिले। और फिर टाइम तक सभी को काफी ज्यादा चिढ़ गई थी कि डोग्जा साइड ही देखता है कि यो सांगा तो 4 बोतलें पूरी खत्म करने के बाद भी अभी भी पूरी पीना चालू थी। और डोग्जा को इस बात से हैरान हुए थे, वो उसे कंफर्म करती बताती है कि वो इससे ज्यादा बोतलें भी खाली कर सकती है। और डोग्जा उसकी तरफ देख समझ ही पा रहा था कि कितने यो सांगा के भी अलग अलग भाव थे, और नॉर्मल जिंदगी में वो रोज ऑफिस के चलते ज्यादा नहीं पी सकती थी, पर आज का दिन तो अलग था, तो इसीलिए इस बार इतनी मेहनत के बाद वो भी उनके कुछ एंजॉय कर रहे पलों में पीछे नहीं हटने वाली थी। और यो सांगा की ये सुंदर मुस्कुराहट देखकर डोग्जा के दिल की धड़कनें भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी, और वो नोटिस करता है कि आसपास का माहौल भी काफी ज्यादा रोमांटिक सा हो गया था। कि तभी उनके वाइन के ग्लासेस में कुछ होने लगता है, एक तेज सी चमकती रोशनी से उनके वाइन से भरे गए गिलास गिरकर उनके सामने कुछ शब्दों को जाहिर करते हैं, और सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्स्टेलेशन गॉड ऑफ वाइन और एक्सटेसी उनसे बात करना चाहता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ओलंपस का ये गॉड था। और गॉड ऑफ वाइन और एक्सटेसी नेबुला के वन ऑफ द 12 मेन गॉड्स में से एक था, जैसे डायनोसियस नाम से भी जाना जाता था। और जहाँ पर वाइन और मजे की बात आती थी वहाँ पर ये बंदा सबसे आगे था, और वहाँ पर डायनोसियस चाहता था कि डॉक्टर यो सांगा थोड़ी और शराब पिए, और शायद उसी के बाद उनसे बात करने के लिए रेडी होगा। जिस बात से ठोक्सा थोड़ा घबराए बताता है कि कम से कम कुछ भी कर ये बैग वैग लगाने के बाद किसी एक को कम से कम अपने होशों में रहना पड़ेगा। और वो एक बात को साफ जाहिर कर देता है कि उसे थोड़ी ज्यादा जल्दी चढ़ जाती थी, तो उसे उम्मीद है कि अगर उसने कुछ उल्टी हरकत की यो सांगा उसे संभाल लेगी। और फिर वैसे ही वो पीना शुरू हो जाते हैं, पर अभी भी उन्हें अपने सामने कॉन्स्टेलेशन से कोई जवाब नहीं आया था, जिसका मतलब था अभी भी काफी नहीं थी। और वैसे ही 3-4 बोतलें वो और खलास कर देते हैं, और अपन दोनों को ही काफी ज्यादा चढ़ना शुरू हो गई थी। और यो सांगा डोग्जा के एकदम करीब जोड़ उसे बताती है कि किसी के साथ बैठकर पीना बिल्कुल भी एक बुरा एहसास तो नहीं था, और उसे आज डोग्जा की वजह से बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। और अब डोग्जा भी अपने ज्यादा होशाबाजों में नहीं था, बस वो महसूस और देख पा रहा था कि यो सांगा और उसकी नजदीकी काफी बढ़ती जा रही थी। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ कंधे पे
कंधे मिला बैठे थे और उनके रोमांस को पक्का कर रहा और कोई नहीं बल्कि एक गॉड ऑफ वाइन का कॉन्स्टलेशन ही था। और वैसे ही अब डोग्सा और योसांका की दूरी अब ज्यादा दूर नहीं थे। उन दोनों के कंधे तो छोड़ो, चेहरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे और अब होठ भी एक दूसरे के साथ लगने वाले थे। और डोग्सा को भी एक अजीब सोच आती है कि आखिर उसके मन में ये कैसी फीलिंग थी जो कि नॉर्मली नहीं होती थी। और आखिर वो अपने भावों में कब से इतना बहने लगा कि उससे पहले उनकी किस आती। डोग्सा की पोर्टबॉल स्किल उससे बाल डोग्सा के सारे नशे को खत्म कर देती है और अब एकदम अपने नशे से छूट अपने होशों में आता वो देखता है कि योसांका का चेहरा उससे एकदम करीब था और जगते भी न जाने की उनकी कहानी का जानरा एक्शन से रोमांटिक हो गया था। इसलिए वो फटाफट योसांका को पकड़कर अपनी पूरी जान से हिलाता उसे होशों में लाने की कोशिश करने लगता है। और फिर कुछ पलों की हिलावट के बाद योसांका जब होश में आती है वो भी अपने आप को डोग्सा के साथ चिपका पाती है और ये समझकर कि शायद उसने डोग्सा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी वो फटाफट शर्मा कर पीछे हो जाती है। और अब डोग्सा भी परेशान होकर डायनोसिस को बताता है कि अब मजाक बंद हो गया था तो अब उन्हें चुपचाप काम की बात पर आना चाहिए। जिस बात से कॉन्स्टलेशन गॉड ऑफ वाइन भी उसे वाइन से लेकर बताता है कि सच में डोग्सा ने उसका पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया था, वरना आज उसे अपने सामने लाइव एंटरटेनमेंट देखने को मिल जाता।